आपके में एक ये थर्ड क्वेश्चन है कि रेजिडेंस एज नॉट द सिटीजनशिप इज द क्राइटेरिया ऑफ द टैक्सेबिलिटी अंडर द इनकम इंडियन इनकम टैक्स। वो क्या कहता है कि जो आपका इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स यानी कि जो आपका टैक्सेशन लॉ है, ठीक है, तो वो सिर्फ आपकी सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, सिटीजनशिप पे वो डिपेंडेंट नहीं है, उसका क्राइटेरिया वो इनकम टैक्स के अंदर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है कि ना इनकम टैक्स कौन भरेगा, जो रह रहा है, ठीक है, उसके पास सिटीजनशिप हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। सिटीजनशिप से रिलेटेड जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो सिटीजनशिप का कितना है, कितने सालों तक वो भारत में रह रहा हो, 10 साल, पिछले 10 सालों से रह रहा हो तो सिटीजनशिप मिल जाती है ना। ऐसे ही जब इनकम टैक्स की बात आती है तो इनकम टैक्स में क्या है कि वो रहने से मतलब है, वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता। तो इसकी ना जो गत वर्ष में मतलब वो पिछले सालों में कितना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई तू इंडिया के अंदर कितने दिन रहा है और तुझे अब टैक्स देना है कि नहीं देना है। तो ये ना जो इसका टैक्स का जब हम असेसमेंट करते हैं तो ये 3 चीजें जरूरी देखता है। 3 चीजों के अंदर सबसे पहले तो रेजिडेंट के बारे में देखेगा जो निवासी है, फिर दूसरा जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है यानी कि जो असाधारण निवासी, और तीसरा है नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले आप पढ़ते हो सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 के बारे में उस पर्सन के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि ये तीनों चीजें ना रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये तीनों में आपको पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं व्यक्ति विशेष की निवास स्थिति यानी कि रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल। रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए कि भाई वो गत वर्ष में ना, जो पिछला वर्ष था, गत वर्ष जो था उसमें कम से कम वो 182 डेज भारत में रहा हो, ठीक है, या फिर पिछले 4 सालों को मिला के, पिछले जो 4 साल थे उनको मिला के वो 365 डेज या उससे प्लस में क्या है इंडिया में रहा हो, ठीक है, यह टोटल 60 दिन से अधिक जो है वो गत वर्ष में कुल 60 दिन या उससे अधिक जो है वो भारत में रहा हो। तो वो गत वर्ष में 10 वर्षों में यानी कि 10 इयर्स की बात करूं तो 10 इयर्स में कम से कम वो 2 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, ठीक है, और 7 वर्षों की बात करूं तो 7 वर्षों में कम से कम भी वो 730 दिन तक। तो ये आपको कंडीशन ना याद रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 182 डेज, ठीक है, 4 सालों की बात करूं तो 365 डेज, ठीक है, और 10 वर्षों की बात करूं तो कम से कम 2 साल, और 7 सालों की अगर बात करूं तो कम से कम भी 730 दिन। तो ये जो 60 दिन के स्थान पे ना करदाता की भारत के अंदर 182 डेज में उपस्थिति होनी आवश्यक होगी। वो पिछले 4 सालों में काउंट करवा रहा है इसको कि पिछले 4 सालों में अगर तुम इतने दिन रहा हो, मान लो 3 सालों में वो रह गया, कितने दिन, 300 दिन रह लिया, और पिछले साल वो सिर्फ 60 दिन तक ही रहा, वो सॉरी 305 दिन रहा वो, और पिछले साल वो 60 दिन ही रहा गत वर्ष में, तो वो वैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि वो वहां पे 365 डेज का बोल रहा है कि भाई 4 सालों में 365 डेज रहना उसका जरूरी है, ठीक है। फिर जो टैक्स पेयर है वो भारत का नागरिक हो, उसने विदेश में रोजगार के लिए भारत को छोड़ा था, या फिर भारतीय समुद्र जहाज के चालक के सदस्य के रूप में उसने भारत को छोड़ दिया था। तो कुल मिला के जो भारत का नागरिक है, ठीक है, जो भारत का मूल व्यक्ति है, विदेश के अंदर सिर्फ काम के लिए गया हुआ है और गत वर्ष में कुल अवधि के लिए भारत में आया था, तो उसके ऊपर क्या है, टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका असाधारण निवासी। असाधारण निवासी का मतलब क्या, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करेंगे तो 10 सालों में कम से कम वो 9 वर्ष भारत में रहा हो। नॉन रेजिडेंट मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष की साधारणतः निवासी इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसने इन शर्तों को क्या है, पूरा नहीं किया। अब कौन सी शर्तें हैं, तो शर्तों में क्या है कि 10 सालों में कम से कम 9 साल तक भारत में रहना है, ठीक है, और 7 वर्षों में कुल 730 दिन भारत में आपको रहना पड़ेगा। तो जब आप ये सरकमस्टांसेस जो है पूरी कर लेते हो तो उसमें आप नॉन रेजिडेंट जो है वो माने जाओगे। फिर तीसरा आता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब जो ना तो निवासी है और ना साधारणतः निवासी है, और न ही वो निवासी है, वहां का रेजिडेंस है कि तू भारत में नॉन रेजिडेंट है,
तो ऐसे मामलों में उसको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, मतलब जो वहाँ का ना तो रेजिडेंस है लेकिन वो वहाँ पे रह रहा है, तो इन सर्कमस्टांसेस में उसको नॉन रेजिडेंट है जो माना जाता है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जो फर्म है ना, उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में क्या प्रोविजन है। तो निवासी क्या, तो भाई उसका पूरा ना जो मैनेजमेंट था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जो भी फर्म वगैरह है या कुछ भी है, तो उसका क्या है, जो रिजाइडिंग था उसका ओवरऑल कंट्रोल किस में रहा हो, भारत के अंदर रहा हो, ठीक है। और असाधारण निवासी की बात करें तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के, रेजिडेंट होने के फर्स्ट कंडीशन को पूरा करता है लेकिन अदर कंडीशंस को नहीं करता, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और अनिवासी के लिए प्रोविजन है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म या व्यक्तियों के समूह का जो भी मैनेजमेंट है उसका गत वर्ष में पूर्णतः भारत से बाहर हो, यानी कि जो भारत से बाहर उसने, मतलब वो पिछले साल पूरे ही साल का है भारत से बाहर हो, तो उन सर्कमस्टांसेस में उसको नॉन रेजिडेंस जो माना, टैक्स पेयर जो है वो माना जाएगा। कंपनी की परिस्थिति के बारे में बोले तो जो कंपनी होती है ना, कंपनी के बारे में देखो कि कोई कंपनी है उसको कंडीशन क्या क्या पूरा करती होगी, तो वो भारत की कंपनी हो। रेजिडेंट कंपनी के बारे में सुनना, जो भारत की कंपनी है और पूरे साल, पिछला जो गत वर्ष था ना, तो गत वर्ष में पूरे साल क्या है उसका ओवरऑल कंट्रोल कहाँ पे रहा हो, भारत में रहा हो। आपको ये पता होगा कि हमारे ना भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, देखी होंगी आपने, जापानीज वगैरह बाहर की कंपनियां है ना हमारे पास। वो कंपनियां अगर मान लो भारत में है, तो क्या वो टैक्स नहीं देंगी क्या, देंगी ना। उनको चाहे सिटीजनशिप नहीं है मान लो उनके पास में, लेकिन वो रेजिडेंस तो है उनका, ठीक है। तो ये जो जब उसकी बात करेंगे ना कि भाई रेजिडेंट कंपनी की बात करें, तो रेजिडेंट का मतलब जो भारत की है, भारत की कंपनी है और भारत के अंदर ही उसका ओवरऑल कंट्रोल रहा गत वर्ष में, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि नॉन रेजिडेंट कंपनी, तो गत वर्ष में उसका कंट्रोल जो है वो भारत से बाहर रहा, तो वो हो गई नॉन रेजिडेंट कंपनी, क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है टैक्स का प्रभार, कि टैक्स जो है वो कौन दे रहा है। तो निवासी की आय में कि इस गत वर्ष में उसके द्वारा भारत में प्राप्त होने वाली इनकम, रेजिडेंट है तो रेजिडेंट का क्या, कि भाई तूने भारत में कितना कमाया गत वर्ष में, उस पे तेरे को टैक्स देना है, ठीक है। गत वर्ष में भारत के अंदर जो भी तेरे को उपार्जित आई हुई, मतलब जो भी तूने काम किया और उस काम से जो भी तेरे को इनकम हुई है उस पे तुझे टैक्स देना है। और गत वर्ष में भारत से बाहर जो तेरे को उत्पन्न आई हुई है उस पे टैक्स देना है, ठीक है। फिर नॉन रेजिडेंट की बात करें, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें, तो इसके अंदर क्या है कि इस गत वर्ष में टैक्स पेयर के द्वारा या उसके ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त समझे जाने वाली आय, कि भाई भारत के अंदर उसको कोई इनकम हुई है या फिर वो इनकम जो है वो इंडिया की इनकम है, तो उस पे टैक्स लगेगा। फिर उसमें कोई उपार्जित की गई या उत्पन्न की जाने वाली आय हो गई, और भारत के उपार्जित से उत्पन्न हुई, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ था, व्यापार का कंट्रोल भारत में था और भारत में स्थापित ऐसे पेशे से था। और नॉन रेजिडेंस के बारे में कि उस गत वर्ष में जो टैक्स पेयर था या उसकी ओर से भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय, और उस गत वर्ष में जो असेसमेंट ईयर था उसके अंदर करदाता को भारत में उपार्जित या उत्पन्न की जाने वाली आय। तो देखो सीधी सी बात ये है कि वो जो ना रेजिडेंस के ऊपर बात कर रहा है। अब ये रेजिडेंस के ना प्रोविजंस पढ़ लेना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है,